फेटफ के 27 पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स पर अमल दरामद करने के बाद भी हम इस वक्त लिस्ट में हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पर फेटफ की तलवार रखना चाहती हैं। क्या दिल आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इस वक्त फेटफ को एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा? देखें जी, जिस तरह के मैंने पहले भी कहा था कि जो 27 में से 26 पॉइंट्स पे अगर अमल किया, लार्जली एड्रेस किया है, तो फेटफ के रूल्स ये कहते हैं कि एक भी नुक्ते पर अगर आपने पार्शली एड्रेस किया तो नाम नहीं निकल सकता। लेकिन हो क्या रहा है, जो इन्होंने अलग से एक मजीद एडिशनल जो एक्शन प्लान के नुकात दे दिए हैं, वो ये जाहिर करता है कि ये लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान पर ये तलवार लटकाना चाहते हैं। उसमें से कुछ चीजें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि वाकई सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून इन्होंने हमसे बनवाया। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून हमने बना भी दिया, अपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा किया लेकिन बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि होना क्या था, दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान ने जो MLA के हवाले से जो इंफॉर्मेशन मांगनी थी, मकसद तो यही था ना कि उसमें टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो मुल्क इंफॉर्मेशन दें। लेकिन जो इदादो शुमार सामने आए हैं कि 24 ममालिक के साथ पाकिस्तान ने गुज़श्ता 3 बरसों में MLA की जो रिक्वेस्ट भेजी हैं, कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है, जो ज्यादातर ममालिक हैं और इनमें जो ज्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी जानिब से जवाब नहीं दिया गया। उसकी एक वजह तो ये समझ आती है कि इनका अपना भी नुकसान है। नुकसान क्या है कि बहुत से मगरबी ममालिक जो है उनकी मईशत ही मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पे चल रही है। तरक्की पजीर ममालिक का जो खान साहब कहते हैं ना, पैसा यहां से लूट के वहां ले जाया जाता है। बरतानिया की मईशत कैसे चल रही है, या ऑफशोर कंपनियां क्या कर रही हैं, स्विट्जरलैंड के बैंक आज तक कैसे चलते आए हैं, कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं यहां पर, इनकी मईशत जो है वो इस तरह चलती आई। अच्छा, अब पाकिस्तान को 2018 से अब तक जितनी भी MLAs की रिक्वेस्ट आई हैं, उनमें पाकिस्तान ने इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने जो इंफॉर्मेशन मांगी दी, लेकिन टेरर फाइनेंसिंग पे और मनी लॉन्ड्रिंग पे पाकिस्तान ने बरतानिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा UAE, जापान, तो इनके साथ नैब ने जब मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा था, जब लिखा, FIA ने जब लिखा, इनकी जानिब से जवाब भी कोई नहीं दिया जाता। और ये पाकिस्तान को क्यों रख रहे हैं जी FATF में, जी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आप इकदाम नहीं कर रहे, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, खुद ये उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो ये शाह महमूद कुरैशी की जो बात है वो दुरुस्त समझ आती है। फिर दूसरी जानिब क्या होता है, इंडिया में डिसइंफो लैब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होती है और यूरोपीय यूनियन जो है वो इस बात का एतराफ करती है कि ये कुछ ये कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पैसा कहां से आ रहा था, कौन अरबों रुपया लगा रहा था, कोई पूछने वाला ही नहीं है। फिर FATF के प्रेसिडेंट से सवाल होता है, यूरेनियम पकड़ी जाती है, आखिर वो यूरेनियम जो है वो ब्लैक मार्केट के पैसे से, वो डॉक्यूमेंटेड पैसे से इस मार्केट में खरीदी या बेची जा रही थी। तो उस पर वो सवाल का जवाब गोल कर जाते हैं। और वो ममालिक जो FATF का खुद हिस्सा हैं, उन ममालिक की अपनी मईशत मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से चलती है और उन ममालिक के वो खुद रुकन ममालिक FATF के उन वो जो पैरामीटर्स हैं, वो जो असूल हैं, वो जो जवाबित हैं, उन पर पूरे नहीं उतरते और पाकिस्तान से वो तवक्को की जा रही है जो वो खुद नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि जो ये कहा जा रहा है, लेकिन इस पर पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर लिया है कि इसको एक्सपोज किया जाएगा, मुख्तलिफ फोरम्स पर ये आवाज उठाई जाएगी कि ये एक सियासी टूल के तौर पर इसी अमर की जरूरत भी है। जनरल साहब, आप इस बात से क्या एग्री करते हैं कि फेटफ इस वक्त पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ये जरूर रियलाइज करवाएगा कि अफगानिस्तान से उसका विड्रॉल खित्ते के लिए डेंजरस हो सकता है। तो क्या इस वक्त अमेरिका, IMF, फेटफ जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है? जी, ये तो मैंने पहले ही कहा है और मेरे ख्याल अदील वड़ाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर कर लिया है। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। तमाम जितने भी असेसमेंट लोग करते हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल टूल है। तो फिर हिकमत अमली क्या इस्तेमाल किया जाए? जी, हिकमत अमली की बात है, मैं भी इसी पर आना चाहता। 2 बातें हैं। देखें, एक तो ये है कि जब आप खौफ की हालत में हो, जब आप डरे डरे रहें, जब आप सहमे सहमे रहें, तो डराने वाले आपको और डराते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने एक 2 टोक स्टैंड लिया है ना, आप देखेंगे कि जो बाइडेन, जिसने आज तक बात नहीं की है अभी तक प्राइम मिनिस्टर से,
मैं आपको लिख कर देता हूं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपसे बात करेंगे। इसी तरीके से FATF वाला मामला है। एक तो हमें अपने दोस्तों से पूछना चाहिए, चाइना से, तुर्की से, कि भाई आप भी वहां थे, आपने कम से कम कोई डिसेंशन नोट दिया, या कम से कम मीडिया पे आके बयान देते कि हम इसके साथ नहीं एग्री करते। तो एक तो हमारी फॉरेन ऑफिस की ये एक मैं समझूंगा कमजोरी है कि चाइना और तुर्की जैसे नजदीकी दोस्त ममालिक से ये बयान ना आ सका कि जी हम इसके हामी नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। और दूसरी बात है कि ये मैं आपको बता दूं बहन और बड़ाई साहब, जिस दिन आप खड़े हो गए, आपने कहा इनफ इज इनफ, हमने बहुत कुछ किया है और करते रहेंगे जो भी हमारे हक में अच्छा होगा। लेकिन जब तक आप ये अभी जैसे वो कह रहे हैं कि जहां से पैसा आता है और जहां पर पैसा जाता है, और ये जो म्यूचुअल लॉ वाली बात है, हमें जरा देना एक्सेस जो हमारे लोग बैठे हुए हैं यूके में, ताकि फिर ही म्यूचुअल ये होती है ना बात। तो उन्होंने ऐसे लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान को एक्सेस देने के लिए और ये जो कुलभूषण इधर बैठा हुआ उसके लिए खासकर इसको टारगेट किया है। तो जब ये बातें समझ में आ रही हैं, फिर भी लेटे रहना और बैठे रहना और मार खाते रहना और शोर मचाते रहना और शिकायतें करते रहना, इनका तो कोई फायदा नहीं। जल साहब, इसको आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान की एक अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में एक शख्स को मुर्दे इल्जाम ठहराकर, यानी उसे मुजरिम करार दे देती है। वो शख्स वहां जाता है, वो साबिक हुक्मरान होता है, वहां जाकर उनका वीजा भी एक्सपायर हो जाता है, बरतानिया की हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है, और बरतानिया जैसे ममालिक जो है इल्जाम हम पर लगा रहे हैं, जी आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होते हैं, और एक जानिब उन मुजरिमों को फैसिलिटेट किया जाता है। जी ये कमजोरी है ना हमारी। इससे बड़ा जो बात है वो तो अल्ताफ हुसैन वाली है कि जिसने साफ कहा है अपने आप को कि जी मैं पाकिस्तान का दुश्मन और दुश्मनों के साथ मिला है, उसका भी नहीं आप कुछ कर सके। तो मेरा ख्याल है ये जब कमजोर बयानिया आपका मजबूत बयानिए में तब्दील हो जाएगा तो फिर हालात भी ठीक हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। देखें, कराची से जो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के जो मुतासिरीन हैं वो दुआएं दे रहे हैं, जिस तरह से है, तो एक तरह से आप देखें जुल्म भी है, ज़्यादती भी है उन लोगों के साथ कि 30-30 साल से कई लोग वहाँ पर रह रहे थे और उनके पास लीगल लीजेज़ हैं, उसके बावजूद उनके घर गिराए जा रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि जिनको आप लीगल लीजेज़ कह रहे हैं वो बेसिकली लीगल नहीं है। वो लीगल इस हद तक ज़रूर हैं कि वो सिंध के इदारों ने जारी किए हैं, लेकिन सिंध के इदारों ने भी वो गलत जारी किए हैं। वहाँ पर जो घर बने और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे वो भी बहुत ज़रूरी था। उसकी रीज़न यह है कि आपने वो मनाजिर आपको याद होंगे कराची के, जब कराची में बारिश आई और बारिश की वजह से पूरा कराची डूब गया, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, कई घर गिर गए। और आपको याद होगा वो एक अलमनाक वो एक मंजर जहाँ पे 3 नौजवान जो है वो करंट लगने से उनकी जान चली गई, कई लोगों की जाने गई, लेकिन वो 3 शायद वो उनमें से 2 भाई थे और एक उनका दोस्त था। वो बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर थी। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अहकाम दिए NDMA को कि आप ये काम करें। आप देखें 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला है, सूबे को ये काम करना था। सुप्रीम कोर्ट बार बार अहकाम दे रही थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब बार बार कह रहे थे कि इन नालों को साफ करो, इन नालों को साफ करो। वो नाले साफ ना हो सके, जिसके बाद वफाक को इंटरफेयर करना पड़ा और NDMA को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि आपने नालों को साफ करना है, बजट वफाक दे रहे हैं। अब इस दौरान क्या होता है, जब सर्वे होता है और सर्वे में यह चीज सामने आती है कि भाई अगर आपने इस मसले को हल करना है तो इसके ऊपर जो तजावुज़ात हैं उनको भी खत्म करना होगा और इसके इर्द गिर्द जो है वो दोनों साइडों पे रोड बनाने होंगे, ताकि एक तो ट्रैफिक का मसला भी हल होगा, यहाँ पे तामीरात भी नहीं होंगी, ये सारे मामला।